सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम अकाउंटिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ब्रांड न्यू चैप्टर को, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना आपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग को पढ़ा, ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना वेटेज आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग को, अगर आप 10 मार्क्स का वेटेज दे रहे हो तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स द वेटेज ऑफ 10 मार्क्स, राइट। सो इसको बहुत लाइटली मत लेना। आज की क्लास में हम आपको थोड़े से बेसिक्स बता देता हूँ कि इस चैप्टर को स्टार्ट करते टाइम ना सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसको ध्यान रखना है एग्रीगेट डिमांड। देखो लाइन क्या थी, चैप्टर का नाम क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को डिटरमाइन करना है और इनकम सिचुएशन को डिटरमाइन करना है। तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होगा, तो इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो आप लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में सबसे आखिरी में, डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पर भी आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्या, डिमांड और सप्लाई, बट इसके एक वर्ड आगे लग जाएगा, टोटल एग्रीगेट लग जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड होता है टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? टोटल सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। तो टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी एंड टोटल सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड मीन्स द टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी बाय ऑल द सेक्टर। मतलब पूरे सेक्टर मिलकर कितनी डिमांड कर रहे हैं वो टोटल डिमांड हो गई, और पूरी इकोनॉमी में सारे प्रोड्यूसर मिलकर कितनी सप्लाई कर रहे हैं वो टोटल सप्लाई हो गई। आपको यही स्टेटमेंट लिखना है, 1 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। एडी मीन्स टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, एएस मीन्स टोटल सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, अब आते हैं 2 टर्म्स पर और कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन, फुल लग रहा है ना वर्ड में, वेयर ऑल दी रिसोर्सेज कौन, लेबर भी हो सकता है, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। सो ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, मतलब कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही है, सारे के सारे रिसोर्सेज आपके पूरे और अच्छे तरीके से क्या हो रहे हैं, ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, यूटिलाइज हो रहे हैं। एंड देयर इज़ नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्जिस्टिंग। बेटा ये वर्ड नोट कर लो, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अभी समझाता हूँ। तो full employment equilibrium is a situation where all the resources are fully employed and there is no involuntary unemployment is existing. अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट पर। इसका जस्ट ऑपोजिट मारो। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन, या अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड एंड देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं ये वॉलंट्री और इनवॉलंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। वॉलंट्री मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से काम ही नहीं करना चाहता, काम अवेलेबल है बट काम नहीं करना चाहता। लेकिन लॉकडाउन के बाद, ये कोरोना के बाद क्या हुआ, लोग काम करना चाहते थे बट काम ही नहीं अवेलेबल है, तो इसको बोलेंगे इनवॉलंट्री। इनवॉलंट्री मतलब, वॉलंट्री मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर रहा, इनवॉलंट्री मतलब मैं काम करना चाहता हूँ बट काम नहीं मिल रहा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, सबको काम मिल रहा होता है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट में लोगों को काम नहीं मिल रहा होता है, इसलिए इनवॉलंट्री वर्ड यूज़ करते हैं। तो वॉलंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग लिखी हुई है, इनवॉलंट्री की लिखी हुई है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट द थिंग्स। अच्छा, फिर आपको 3 टर्म्स और इसमें अच्छे से मिलने सुनने को मिलेंगे। एक मिलेगा सी फॉर कंजम्पशन, एस फॉर सेविंग, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, एक और चौथा टर्म वाई फॉर इनकम। वाई फॉर इनकम क्यों? क्योंकि आई फॉर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एस फॉर सेविंग्स, सी फॉर कंजम्पशन। इनके बीच में रिलेशन क्या और ये होते क्या? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट से। बेटा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपने अपनी दुकान खोली तो क्या फ्री में खुल जाती है? नहीं ना। क्या करते हो? पहले पैसा लगाते हो, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। वो अमाउंट जो आपके कैपिटल को बढ़ाएगा कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज़ कंजम्पशन क्या होता है? तो इसको ऐसे समझो कि इनकम क्या होती है। अगर मान लो महीने में तुमने 10,000 रुपये कमाए और तुमने 4,000 रुपये खा लिए, 10,000 कमाए और 4,000 खा लिए, तो 4,000 कंजम्पशन हो गया। अब बचा कितना? 6,000 सेविंग्स। अब इसको ज़रा दूसरे वे में समझते हैं। कंजम्पशन इज दैट अमाउंट ऑफ इनकम, मतलब 4,000 इज दैट अमाउंट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट सेव्ड। 6,000 क्योंकि तुमने बचाए थे, राइट, वो सेविंग हो गई। तो 4,000 जो तुमने नहीं बचाए वो तुम्हारी सेविंग नहीं हुई। तो इनकम का कंजम्पशन वो पार्ट होता है जो बचाने के बाद आता है। मतलब कंजम्पशन इनकम का वो पार्ट होता है जो बचाने के बाद आता है। तो कंजम्पशन इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट सेव्ड। और सेविंग क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे वाई के 2 पार्ट हैं, 4,000 तुमने खा लिया तो 6,000 तुमने बचा लिया। तो इनकम मतलब 10,000 इज इक्वल्स टू 4,000 प्लस 6,000, राइट। और
अगर मुझे कंजम्पशन निकालना हो तो मैं क्या करूँ, C इज इक्वल्स टू वाई माइनस एस, मतलब 10,000 में से 6,000 निकाल दो, जो तुमने बचा लिया, बचा कितना, 4,000 जो तुमने खाया। तो इनकम के हमेशा दो ही पार्ट होंगे, या तो कंज्यूम करोगे या तो सेव करोगे। इज इट क्लियर? अच्छा, अब यही चीज़ सेविंग के लिए क्या होगी? सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड। सेविंग इनकम का वो पार्ट होता है जो कंज्यूम नहीं होता है। 4,000 तुमने खा लिया तो 6,000 बचा, वो तुम्हारा सेविंग का है, कहा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, S इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी। 10,000 में से 4,000 गए, 6,000 सेविंग्स। तो आपका I कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, S कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, C कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इनकम क्या हो गई? इनकम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग। AD क्लियर, AS क्लियर, फुल एम्प्लॉयमेंट क्लियर, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्लियर, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों क्लियर। ठीक है, तो इतने कॉन्सेप्ट सीख लिया आज आपने। जल्दी ये मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में आ जाते हैं सीधे डायग्राम और शेड्यूल पर। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, क्योंकि उसमें एक शेड्यूल और एक डायग्राम बनाने का मतलब है आधा चैप्टर ख़त्म, प्रॉमिस, आधा चैप्टर ख़त्म। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपने नोट्स बनाओ। ओके, थैंक यू।